आज करंट या इंटरनेशनल रिलेशन के तहत आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है रेड सी क्राइसिस, लाल सागर संकट। पिछले नवंबर से ही, नवंबर 2023 से लेकर आज तक अगर दुनिया किसी एक न्यूज पर सबसे ज्यादा कंसर्न है, जिसे लेकर हर तरह की एनालिसिस हो रही है, उसमें से एक मुद्दा है रेड सी। अगर आप सबने कुछ दिन पहले के कुछ न्यूज़पेपर्स को देखा होगा, ये क्यों मैं कह रहा हूं कि रेड सी क्राइसिस को समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम इस न्यूज को देखें तो भारत के कंसर्न में पहला न्यूज आता है कि इंडियाज एक्सपोर्ट में टेक ए $30 बिलियन हिट ऑन रेड सी थ्रेट्स। रेड सी के भय के कारण $30 बिलियन का नुकसान भारत को हो सकता है। यह न्यूज केवल इतनी नहीं है, फिर कहता है रेड सी शिपिंग टर्मोइल लीड्स टू ड्रॉप इन यूरोपियन गुड्स ट्रेड। यूरोप के गुड्स ट्रेड में भी पहले भारत के कंसर्न में। फिर दूसरी न्यूज कहता है कि यूरोपीय यूनियन 3.1% का ड्रॉप देखता है इंपोर्ट माने आयात में 3% का ड्रॉप हुआ और निर्यात में लगभग 2% का ड्रॉप देखा गया अगर हम दिसंबर प्रीवियस मंथ से कंपेयर करें। तो जब यह हालात हैं इंडिया और साथ ही साथ यूरोपीय दृष्टिकोण से, अब ये न्यूज और देखते हैं। फ्रेट रेट्स हैव डबल्ड ड्यू रेड सी डिसरप्शन। जो फ्रेट रेट्स है, जो परिवहन है, उसका रेट लगभग दुगना हो गया इस रेड से के डिसरप्शन से, डिस्टर्बेंसेस से। उसके बाद हाउथीज, यही तो सब पढ़ना है, ध्यान से पहले न्यूज देखते हैं। हाउदी सेज दे कैरी आउट ड्रोन अटैक ऑन इजराइल पोर्ट इलाट। इजराइल के इलाट पोर्ट पर ड्रोन से हमला किया हाउदी विद्रोहियों ने। ये लगातार न्यूज है, हमें और आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। और अब जब ये बात आती है, जब आपने ये पढ़ा कि आज रेड सी एक ऐसी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है जिससे न केवल भारत बल्कि दुनिया की इकोनॉमी को, अन्य तरह की जो रिलेशंस होती हैं, उसको भी बहुत थ्रेट पहुंच रहा है। तो इस विषय को जरा समग्रता से देखते हैं। आज मैंने पहले आपको इंडियन एक्सप्रेस से लेकर द गार्डियन, द हिंदू, द बिजनेस लाइन, सब पेपर में कैसे न्यूज आ रही है, पहले मैंने इसकी चर्चा की। अब जरा इसका मतलब तय है कि कोई एक लाल सागर है, उस लाल सागर के आसपास हाउदी विद्रोहियों ने हमला किया और यहां से शिपिंग जो कॉरिडोर एक बनता है, जो परिवहन है जहाजों का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मात्रा में होता है, जो पूरे वर्ल्ड ट्रेड के लिए और ऑब्वियसली भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले जरा हम देखते हैं कि आखिर इस रेड सी की पोजीशन क्या है। ये देखिए भाई, लाल सागर संकट पड़ रहे हैं। सबसे पहले लाल सागर की बात करते हैं। और लाल सागर, आप देखिए कि ये हमारा अरब सागर है। अरब सागर, इसका मतलब यहां कहीं हमारा प्यारा भारत है। और यहां से बंबई से अगर कोई जहाज जाए तो यहां से होते हुए गल्फ ऑफ एडन, एदन की खाड़ी से होते हुए ये जो जगह है, इसको कहते हैं, एक जलसंधि है जिसका नाम है बाब अल मंदेब। और ये बाब अल मंदेब देखो कितना पतला सा है। इसका मतलब यह हुआ कि एक बाब अल मंदेब जलसंधि है जो लाल सागर को अडेन की खाड़ी से जोड़ता है। अब इस गल्फ ऑफ अदन के रास्ते बब अल मंदेब होते हुए हम रेड सी पहुंचे। रेड सी से होते हुए यही वो स्वेज नहर है, ये एक स्वेज नहर। इस स्वेज नहर से हम कहां पहुंचते हैं तो भूमध्य सागर पहुंचते हैं। और आप सबको पता होगा कि जब हम इस तरह की बात करते हैं, इस रेड सी, इसका मतलब क्या हुआ, सब लोग जानते हैं स्वेज नहर के बारे में। और स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, तो बड़ा साफ हो गया, रेड सी को जोड़ देती है भूमध्य सागर को। मतलब मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है स्वेज कैनाल। ये वही स्वेज कैनाल है जब 1869 में जब ये बनी
तो इसने पूरे एक तरह से इंटरनेशनल रिलेशन को, हिस्ट्री को, वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत तेजी से प्रभावित किया। इसी स्वेज नहर के खुलने के बाद, चूंकि भारत ब्रिटिश उपनिवेश था, अंग्रेजों ने भारत के साथ अपने संबंधों में उदारवादिता लाना शुरू किया। इसलिए क्योंकि यूरोप से एशिया की दूरी इस रूट ने कम कर दी। जब इस रूट ने कम कर दी दूरी, तो इसका मतलब अब अंग्रेजों को बाहरी कंपटीशन का दबाव होने लगा भारत के साथ, और इसीलिए अब भारत में आप देखेंगे उन्होंने इस दौर में फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, वित्तीय पूंजीवाद का दौर अपनाना शुरू किया। हमारे यहां सड़कें बनने लगी, रेल बनने लगी, आधुनिक उद्योग सीमित मात्रा में आने लगे। ये सारा डेवलपमेंट में एक प्रेरक कारक क्या है? स्वेज नहर का खुलना है। अब बात है रेड सी की। जब हम रेड सी की बात करते हैं तो ये क्राइसिस कैसे है, पहले जरा हम रेड सी की लोकेशन को समझते हैं। आप सब जानते हैं कि ज्योग्राफी में साफ कहा जाता है कि कोई भी लोकेशन अपने आप में एक संसाधन होती है। जैसे हिंद महासागर भारत की जो जियो पॉलिटिक्स है, भारत की जो जियो स्ट्रेटजी है, हिंद महासागर में भारत की जो पोजीशन है, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा संसाधन है। उसी तरह अब पहले हम रेड सी को देखते हैं। अगर हम लाल सागर को देखें तो इसके पूरब में सऊदी अरब और यमन है, यही नाम आएगा 1, 2। अगर हम पश्चिम की तरफ जाएं तो नीचे से शुरू करें तो एक है जिबूती, यहां है जिबूती, फिर है इरिट्रिया। क्या है? इरिट्रिया। 3, 4, फिर है सूडान, और फिर है इजिप्ट, मिस्र। कुल मिलाकर ये 6 देशों से लोकेशन जाती है। मतलब ये 6 देश शेयर करते हैं लाल सागर की सीमा को। अब इस लाल सागर में, अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है, जरा इस बात को देखिए जो मैंने बाब अल मंडेब कहा। बाब अल मंडेब के बारे में कहा जाता है, इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होगा आंसुओं का द्वार। कहा यह जाता है ये जो बना, वो जो एफ्रो अरेबियन रिफ्ट है, उसके कारण ये रास्ता बना। और जब ये ज्योग्राफिकल डिस्टरबेंसेस से जब ये रास्ता बना, जलसंधि बनी, तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। इसीलिए आंसुओं का द्वार, और उसी का नाम है बब अल मंडेब। ये देखो कितनी पतली जलसंधि है, ये जिबूती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बब अल मंडेब जो है, ये एशिया और यहां से अफ्रीका। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एशिया और अफ्रीका के बीच एक एक तरह से कहिए बॉर्डर बनता है ये बब अल मंडेब, और इसी के रास्ते हम जाते हैं लाल सागर में। अब लाल सागर अगर यहां से जा रहे हैं, इस पूरे उसमें देखिए तो एक कॉमन विड्थ है, लेकिन सबसे कमजोर, सबसे पतला यहां है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से चिकन नेक है। क्या है? चिकन नेक है। क्योंकि अगर इसको हमने आसानी से, अगर इसको हमने डिस्टर्ब कर दिया, यहां पर अगर रुकावट डाल दी, तो एक तरह से ये रास्ता गल्फ ऑफ एडन से रेड सी कट जाएगा। और अब देखिए यमन की पोजीशन। जब भी हम हाउथी विद्रोहियों की बात करते हैं तो ये हाउथी विद्रोही कहां है? यमन में है। और यमन की लोकेशन कहां है? यमन यहां है। इसका मतलब यह हुआ कि ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन खासकर इस बबल मंदेब पर बहुत शानदार है, और इसीलिए ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन में बैठा हुआ है, जो डिस्टरबेंसेस, रेड सी क्राइसिस को बढ़ा रहा है। एक तरफ रेड सी में सारी जगह पर इसका जो बॉर्डर है, लेकिन ये जो चिकन नेक है, चिकन नेक आप समझते हैं मुर्गी की गर्दन, मतलब सबसे पतला रास्ता, वो अगर कट जाए, जब दो क्षेत्रों के बीच एक छोटा सा क्वारिडोर होता है, पतली पट्टी होती है, उसे हम चिकन नेक कहते हैं। हम अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में सिलीगुड़ी क्वारिडोर को लेकर कहते हैं कि अगर वो इतना संकरा पट्टी है, हमारे नॉर्थ ईस्ट से हमारे मेन भारत को जोड़ती है, अगर वो थोड़ा भी डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। उसी तरह बब अल मंडेब एक तरह से चिकन नेक है, और इसी का फायदा यहां विद्रोही उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लोकेशन, क्योंकि बार बार यही होगा, सबसे पहले लोकेशन को देखो अरब सागर, अरब सागर से गल्फ ऑफ अडेन, बब अल मंडप होते हुए रेड सी, और रेड सी से स्वेज नहर, स्वेज नहर से मेडिटेरियन सी।
ये सारी बातें दिमाग में रखनी है। अब इसके अलावा कोई भी अगर मैप अब आपके पास क्लियर होना चाहिए, तो अब समस्या ये आती है कि चलिए ठीक है सर, अगर ये बात हो गई कि रेड सी, अब आपको ये क्लियर होगा रेड सी क्या है, कहां है। अच्छा, रेड सी इसलिए भी, वो रेड इसलिए रहता है कि बहुत सारे, आप जानते हैं एल्गी ब्लूम की बात आती है, उस कारण से यहां पर क्या होता है कि इसका कलर रेड हो जाता है। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन दो भागों में हमने बांट दिया, रेड सी की पोजीशन देख ली, और क्राइसिस क्या है, तो क्राइसिस ये है कि वहां हाउदी विद्रोहियों ने हमला किया। अब इस जगह से जो जहाज आ रहा है, यहां पर यमन है। अब होता क्या है कि परिवहन का बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है एशिया से यूरोप के बीच। अगर एशिया से यूरोप को व्यापार की ओर जाना है, और भारी मात्रा में जब कार्गो शिप इधर आते हैं, इस रास्ते से आते हैं, तो यहां पर हाउदी विद्रोहियों ने जब इस वेसल्स जो आ रहे हैं उन पर मिसाइल से, ड्रोन से अटैक करना शुरू किया। जब ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया, तो ऑब्वियसली एक थ्रेट पहुंचा, और जब थ्रेट पहुंचा तो ये पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को कहीं ना कहीं अपने एक तरह से समस्या में डालने का प्रयास है, और बहुत बुरी स्थिति से उम्मीद की जा रही है कि कहीं विश्व को गुजरना ना पड़े। ऐसे में जब हम एक और चीज जब हम चर्चा करते हैं, तो रेड सी क्राइसिस में एक चीज जो विशिष्ट है वो ये कि आखिर ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इस चीज को समझने के लिए कि मान लीजिए अगर रेड सी नहीं था और स्वेज नहर नहीं खोली गई थी, अगर इस रूट को हम बाईपास कर दें तो क्या होगा। तो इस मैप को जरा एक और मैं आपसे चीज शेयर करना चाहूंगा कि देखिए, अगर ये रास्ता, अगर हम इस रास्ते से ना जाएं तो स्थिति क्या होगी, कैसी होगी, जरा इस बात को देखिए। ये तो पूरा ताइवान तक का रूट है। अगर आप देखें तो इसके रेड सी के और स्वेज नहर से होते हुए आप 14,000 नॉटिकल माइल्स जो है यहां पर है, और 11,000 नॉटिकल माइल्स यहां पर है। अगर हम इस रास्ते से जाते हैं जो अभी मैंने कहा, बाबल मंदेब से रेड सी होते हुए, स्वेज कैनाल से होते हुए, ये नीदरलैंड रॉटरडम की बात कर रहा है और संघाई से बता रहा है। तो चाइना के संघाई से लेकर रॉटरडम जाना है, और स्वेज नहर तो केवल 11,000 नॉटिकल मील है। लेकिन अगर हम, दूसरा रूट क्या है, तो दूसरा रूट यह है कि पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए यहां एक केप ऑफ गुड होप, और केप ऑफ गुड होप के रास्ते पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए पहुंचे तो वो हो जाता है 14,000 नॉटिकल माइल्स। 14,000 नॉटिकल माइल्स, इसका मतलब बड़ा साफ है कि अगर हम रेड सी की और स्वेज नहर के रास्ते को छोड़कर अगर हम कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं, तो वो रास्ता है केप ऑफ गुड होप से। और केप ऑफ गुड होप और यहां रेड सी जिसकी बात कर रहे हैं, अगर इस दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो आप देखिए, लगभग अगर हम भारत से बात करें लंदन की, तो भारत से अगर कहें तो ये रास्ता लगभग 7,000 किलोमीटर ज्यादा हो जाता है। जब ये रास्ता 7,000 किलोमीटर ज्यादा हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, फ्यूल ज्यादा लगेगा, साथ ही साथ टाइम, समय ज्यादा लगेगा। और माना गया कि ये समय लगभग आप ये मान के चलिए कि 10 से 12 दिन ज्यादा लगेगा। 10 से 12 दिन का समय ज्यादा लगेगा, ईंधन ज्यादा लगा। और जब ये सारी चीजें आई तो ऑब्वियस सी बात है, जब समय ज्यादा लगेगा, ईंधन ज्यादा लगेगा, तो जो कास्ट है, जो मूल्य, जो चीजें, वस्तुओं का जो व्यापार हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। आज के दौर में जब कोई चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव की बात कर रहा है, हम ट्रांसपोर्टेशन को और बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, और तब ऐसे में जब दूरी बढ़ जाने से इतना नुकसान है, तो ऑब्वियसली रेड सी बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट रोल रखता है ग्लोबल ट्रेड में। माना जाता है कि रेड सी अगर वॉल्यूम के आधार पर देखो तो 12% जो व्यापार होता है दुनिया का वो इसी रास्ते से होता है। वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड 12%। और अगर हम कंटेनर फ्रेट के हिसाब से देखें तो कंटेनर फ्रेट के हिसाब से 30%, मतलब दुनिया में जितने व्यापार हो रहे हैं जो कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन है उसमें रेड सी से 30% जो है वो फ्रेट होता है। इसका मतलब इस बात को जरा देखिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। और जब ये इतना इंपॉर्टेंट है और अगर इसको हम ब्लॉक कर दें, अगर यहां कोई क्राइसिस हो जाए तो इस क्राइसिस के कारण हमें ये ट्रेडिशन उस पे आना पड़ेगा रूट पे। और ट्रेडिशनल रूट का सबसे बड़ा घाटा उसकी दूरी है, उसमें समय का नुकसान है, उसमें ईंधन का नुकसान है। अल्टीमेटली जो हम आयात निर्यात में आप जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइस, कास्ट, वो बढ़ जाएगी। और वो बढ़ी मतलब महंगाई बढ़ी, और महंगाई बढ़ते ही वो सारी चीजें फिर एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जन्म देती हैं। अब इन सब बातों में एक चीज और अब आपको समझना है कि आखिर ये क्राइसिस या ये हाउदी ने शुरू क्यों किया। तो यहां पर जब आप जानते हैं कि यमन में जो हाउदी विद्रोही हैं, ये हाउदी विद्रोही अभी नए नए नहीं हैं। यमन की अपनी सरकार है। ये हाउदी विद्रोही बेसिकली माने जाते हैं सिया मूल के। जो हाउदी तो कबीले का नाम है जो जैदी समुदाय से संबंधित है और अपने आप को अंसार अल्लाह कहलाना चाहते हैं। वो हाउदी से ज्यादा अपने आप को अंसार अल्लाह माने अल्लाह का साथी कहना चाहते हैं। यहां की समस्या यह है 1990 के दशक से ही यमन में एक तरह से सिविल वार चला। यहां की सरकार के खिलाफ हाउदी विद्रोही बगावत पर उतर आए। ये हाउदी विद्रोही जैसा मैंने कहा सिया मूल के हैं और माना जाता है कि इसके पीछे ईरान का सपोर्ट है, जो एक तरह से इस पूरे क्षेत्र में सिया मूल का अपने आप को लीडर मानता है, एक तरह से है भी। तो ईरान जो है सिया मूल के इन हाउदियों का समर्थन करता है। बाकी जो सरकार है बेसिकली वो सुन्नी मूल की है और ले देकर ये क्लैश यहां चलता रहता है। इस बार जब इसी समय तो ये जो हाउदी विद्रोही है यमन में है तो उन्होंने बाबल मंदेब पर या रेड सी में क्यों अटैक किया, और जो भी शिप आ रही है उस पर आखिर इनके अटैक का कारण क्या है। तो एक और मुद्दा जुड़ता है इजराइल। इजराइल ने जब हमास पर, आप जान रहे हैं पिछले महीनों से, पिछले कई महीनों से इजराइल हमास और खासकर जिस तरह गाजा में हमला किया है इजराइल ने, तो उसके कारण ये जो हाउदी विद्रोही हैं ये हमास के समर्थन में उतर आए और इनका कहना है हमें इजराइल का विरोध करना है, हमें यहूदियों का विरोध करना है। और जब शुरुआत हुई तो उन्होंने कहा रेड सी से हम, क्राइसिस की शुरुआत में उन्होंने केवल यह कहा कि हम इजरायली शिप को नहीं पास होने देंगे, हमारा अटैक बाकी किसी देश के उस पे नहीं होगा शिप पे, हम केवल इजराइल के खिलाफ हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि अमेरिका, और होगा भी चूंकि इजराइल का समर्थन सीधे सीधे अमेरिका करता है, तो अमेरिका के जहाज पर, या फिर आपने सुना होगा ग्लोबल लीडर नामक जहाज को अपहरित कर लिया था, ब्रिटेन के जहाज पर भी हमला हुआ। इन हाउदी विद्रोहियों ने इनके जहाजों पर न केवल मिसाइलों से अटैक किया बल्कि ड्रोन से भी अटैक किया। मिसाइल तब भी किसी तरह से जो अमेरिकन सिस्टम है वो उसे रोक सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन ड्रोन इतना छोटा है, ड्रोन ऐसा अभी वेपन है जिसे हर बार डिस्ट्रॉय कर देना संभव नहीं है, तो एक बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकता है। जब ये सब थ्रेट आने लगा, और समस्या ये नहीं रही, भारत का भी एक पक्ष आया जब लाइबेरिया का झंडा लेकर लगा था लाइबेरिया का ध्वज, और उसमें उसको शायद आपको नाम याद होगा, उसका नाम था एमबी केम प्लूटो। एक शिप था एमबी
केम प्लूटो, वो जब इस रास्ते से आ रहा था, उस पे लाइबेरिया ध्वज था, उसे भी रोका गया, डिस्टर्ब किया गया। और इसमें 22 सदस्यों में से जो 21 सदस्य थे वो भारतीय थे। इसका मतलब भारतीयों का मामला आया। और इस क्षेत्र में आपको पता होगा जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री है, आप जानते होंगे सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, इनको लेकर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री बनती है, उस जो पूर्वी अफ्रीका के जो सिंह जैसे देश निकले हैं, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीकी नेशन में खासकर सोमालिया के आसपास अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती समस्या रही है। इससे पहले भी साई बाबा शिप के साथ डकैतों ने पायरेट करने की कोशिश की, लेकिन हमारे नौसेना, हमारे मार्कोस कमांडो ने जाकर बड़ी ही दुष्टता से, बहुत ही सक्रियता से हमारे शिप को बचाया। तो अब समस्या यह है कि वो कह रहे हैं इजराइल के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने अमेरिका और यूके को भी उसमें शामिल कर लिया। और केवल यही नहीं, भारतीय शिप भी इनडायरेक्टली उन्होंने ये जरूर कहा कि जिस जहाज पर ध्वज नहीं होगा भारत का, या जिस जहाज पर एक तरह से कहें कि इन लोगों का ध्वज होगा, मेरे शिकार वो हैं। और ये बात सही भी है कि जो हमारा जहाज, जिसमें भारतीय कुछ लोग नागरिक जहाज पर थे, उस पर जो ध्वज लगा हुआ था वो भारत का नहीं था। लेकिन जब ये पूरा रूट इस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है, जब पूरे रूट में इस तरह की जो हमला होने लगा, तो अब इसको सेफ ना मानते हुए अब यहां से जो ग्लोबल ट्रेड है वो थोड़ा किस तरह से बदलने लगा, इस बात को देखते हैं। तो यमन में हाउदी विद्रोही हैं, और यहां पर जो क्राइसिस को जन्म देना है, इस क्षेत्र को अगर हम 3 भागों में बांटें कि यहां की समस्या क्या है, तो सबसे पहले यहां समस्या है क्षेत्रीय कारक से, यहां की समस्या बढ़ाता है बाहरी विश्व, और यहां कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, वो भी यहां की समस्या को बढ़ाते हैं। ये रेड सी से लेकर अदन की खाड़ी को लेकर बाबल मंदेब में 3 कारक हैं। क्षेत्रीय कारक यही, जैसे यमन की अपनी समस्या है, या किसी बात को लेकर जिबूती और इरिट्रिया में विवाद बना हुआ है, तो कहीं सूडान और इजिप्ट में अपने विवाद बना हुआ है। तो क्षेत्रीय समस्या, आप सब जानते हैं कि इन जगहों पर, खासकर मिडिल ईस्ट में बहुत तरह की क्राइसिस चल रही है, और यहां एक तरह से शांतिपूर्ण स्थिति नहीं बन पाई है। और जब शांतिपूर्ण स्थिति नहीं बन पाई है, ये पूरा क्षेत्र तनावों से गुजर रहा है। कहीं पर आप देखिए, ये वही क्षेत्र है जहां पहले इस्लामिक स्टेट लेवांटिक का जन्म हुआ, ISIL, जिसने बाद में अपने आप को आइसिस कहा, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया कहा, और उसके बाद आजकल वो अपने आप को IS कह रहा है। तो अगर हम देखें तो कई, सूडान को देखिए तो सूडान की अपनी समस्या है, दक्षिणी सूडान बनने के बाद भी। तो हर देश की अपनी एक मूल समस्या है, और किसी ना किसी तरह वो संघर्षों से रत है। और जब संघर्षों से रत है, तो कोई भी आपसी विवाद होने के कारण, चूंकि उनकी लोकेशन ऐसी है कि जिसके कारण वो जो रेड सी है, जो कार्गो है, जो शिपिंग है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। बाहरी विश्व, ऑब्वियसली अमेरिका और सोवियत संघ जब था, अगर हम 1945 से 91 की बात करें, कोल्ड वॉर के समय, दोनों ज्यादा से ज्यादा इन जगहों पर प्रभुत्व बनाने के क्रम में पूरी दुनिया को 2 भागों में बांट दिया था। आज यूएसएसआर तो नहीं है, रूस है, रशिया है, लेकिन अमेरिका और रशिया के बीच भी इन देशों को अपने प्रभाव में लेने का पूरा एक तरह से आप कहिए द्वंद्व और होड़ मचा हुआ है। क्योंकि पता है कि ये जो देश हैं, ये जो रास्ता है, खासकर संसाधनों से बड़ा रिच है। ये जो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, और खासकर पेट्रोल और गैस के लिए जगहें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू से ही इन दोनों ने कोशिश की कि कई देश हमारे प्रभुत्व में रहें, और समस्याओं का जड़ बहुत ज्यादा ये दोनों हैं, जो आज भी, अब देखिए सीरिया की अगर बात करें, तो सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं, उनका समर्थन रूस करता है। अमेरिका चाहता है कि नहीं, वो किसी भी तरह हटा दिया जाए। और ले देकर सीरिया की आज हालत यह है कि वहां एक ही समय में 3 तरह की सरकारें हैं।
और बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो माइग्रेशन है उसकी समस्या भी उभरी उभरी। तो यहां पर देखिए समस्या, एक क्षेत्रीय विवाद हो गया, एक बाहरी विश्व। अब सबका लालच है, रूस, चीन एक तरफ हो जाते हैं, यहां ईरान भी एक विषय है, उधर अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड एक तरफ से हो जाता है, और तीसरा जो नॉन स्टेट एक्टर हैं जिसमें पायरेट्स, जिसे हम समुद्री डाकू कहते हैं, समुद्री डाकू हैं और साथ ही साथ टेररिस्ट भी हैं, जिन्हें मैंने अभी कहा आईएसआईएस। तो कुल मिलाकर ये तीन ऐसे कारक हैं जो इस जगह की समस्या को, क्राइसिस को बढ़ाते रहते हैं। और ये हमेशा, मतलब एक ही बार नहीं उभरा, कई बार ऐसा यहां संकट उभरता है। लेकिन इस बार की समस्या हाउदी विद्रोहियों ने, जो रीजनल पावर थी, और उसके साथ ये जो बाहरी विश्व है, इसकी होड़, इसकी प्रतिद्वंदता ने बढ़ाई है। इस बात को थोड़ा, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन की थोड़ी समझ रखते हैं, तो आप जानते होंगे कि मिडिल ईस्ट में, जहां धार्मिक आधार पर देखा जाए तो इस्लामिक स्टेट, आप या ये कहें कि राज्यों में इस्लाम को मुख्य धर्म माना हुआ है, लेकिन यहां पर एक विवाद बना रहता है शिया बनाम सुन्नी का, कि किसका प्रभुत्व ज्यादा है। और अगर देखा जाए तो शिया का नेतृत्व ईरान करता है और सुन्नी का करता है सऊदी अरब। और यह भी देखा होगा कि सऊदी अरब का झुकाव अमेरिका की तरफ रहता है। आपने देखा होगा इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर जब अरब देश सारे के सारे नाराज थे, इजराइल के खिलाफ थे, और एक तरह से संबंध बहाली की तरफ नहीं थे, तब भी आपको याद होगा जाते जाते ट्रंप साहब एक अब्राहम एकॉर्ड कर गए। अब्राहम एकॉर्ड के तहत अरब के देशों ने इजराइल के साथ बिजनेस को मान्यता देनी शुरू कर दी। उसमें यह सऊदी अरब भी था। मतलब एक तरह से एक पटरी पर वेस्ट एशिया का जो संकट था वो लाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वो हमास के हमले के बाद डिरेल्ड हो चुकी है। अब सऊदी अरब जो है वो अपने को सुन्नी मूल का नेता मानता है, ईरान शिया मूल का, और इसीलिए इन दोनों के बीच सामान्यतः प्रतिद्वंदता रहती है। लेकिन जो इस बार का मुद्दा है, जब इजराइल गाजा पट्टी पर हमास पर लगातार हमला कर रहा है और इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, और इसी ईरान ने जब हमास का समर्थन किया, क्योंकि ईरान इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, ईरान सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल को मानता है, उसने हमास का समर्थन किया। और इसी हमास के समर्थन में फिर जो हाउदी विद्रोही हैं, ये हाउदी विद्रोही जो यमन में थे, उन्होंने कहा कि हम इजराइल और ऑब्वियसली इनडायरेक्टली अमेरिका या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री के शिप को इधर से नहीं गुजरने देंगे। तो इस तरह की समस्या आई, और यहां की क्राइसिस में केवल यमन नहीं है, वहां के हाउदी विद्रोही नहीं है, इसके पीछे अगर ईरान है, तो सऊदी अरब डिलेमा से निकलते हुए वो भी अमेरिका से चाहता है कि थोड़ा पेशेंस रखे। और जब ये एक साथ हैं, तो इनके पक्ष में जब इन्होंने, हाउदी विद्रोहियों ने अटैक किया, तो ऑब्वियसली अमेरिका और ब्रिटेन ने वहां पर यमन में जो हाउदी विद्रोहियों के अड्डे थे, वहां पर बमबार्डिंग की, ड्रोन से हमला किया। और जब ये हमला किया तो ऑब्वियसली जो विद्रोही मरे ना मरे, लेकिन ऐसे में जो सिविलियंस होते हैं, जो निर्दोष नागरिक होते हैं, वो भी मारे गए। तो एक मानवीयता का मुद्दा उठा, जिसके कारण पूरा विश्व एक साथ उठ खड़ा हुआ कि नहीं, इस इशू को जल्द से जल्द सॉल्व करें। तो इसका मतलब हाउदी विद्रोहियों ने हमला किया तो अमेरिका और यूके ने भी पलटवार किया। अब ऐसी स्थिति तनावों को जन्म देती है, और तनाव, चूंकि इसके पीछे अन्य प्लेयर भी हैं, जैसे मैंने कहा, अगर इधर बनाया जाए तो इजराइल, अमेरिका, अमेरिका के साथ यूके, फ्रांस ने अपने आप को अलग कर लिया, कम से कम यह देखा जाए। तो दूसरी तरफ ईरान, और ईरान के सपोर्ट में है रशिया और चाइना। इस तरह के द्वंद्व हमने देखा है कि चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ हो, जब दो गुटों में विश्व था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कही जाए, तो इन सारी चीजों में अगर इस तरह की कंडीशन उभरती है, और पहले रूस यूक्रेन का वार चल रहा था, इजराइल हमास चल रहा था, और इस तरह की परिस्थितियां, एक छोटी सी बेवकूफी, एक तनाव अगर कहीं किसी युद्ध में उलझा देता है, जो मैं ये कह रहा हूं अभी वो समय नहीं आया,
लेकिन अगर युद्ध होता है तो बहुत दिनों से लगातार कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कहीं दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ तो नहीं जा रही, इस मुद्दे पे जा नहीं रही है। लेकिन अगर देखें तो इस तरह के तनावों को मिटाना बड़ा जरूरी है। तो ये जो विषय है वो कई तरह की चीजों को जोड़ता है, और अगर इतने पक्ष एक साथ आ जाते हैं तो ऐसे में एक बात हमें और समझनी है कि क्या ये इशू, ये जो क्राइसिस है, ये जो समस्या है, ये जो होड़ है, ये जो प्रतिद्वंदता है, इस प्रतिद्वंदता का रीजन एक तरफ तो हमें दिखता है इजराइल हमास, या जो टू स्टेट इजराइल और फिलिस्तीन को मान्यता की बात है वो है। लेकिन अगर हम टोटलिटी से देखें तो इसके पीछे इसका जो प्रभाव है एक तरफ इकोनॉमी और फाइनेंशियल है, दूसरी तरफ पूरे सिक्योरिटी का मुद्दा है, तीसरी तरफ ये लड़ाई कहीं ना कहीं एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ ले जाती है, ऊर्जा सुरक्षा की ओर। आप सबको पता होगा कि खासकर जर्मनी की 40% की ऊर्जा जरूरतें रूस पूरी करता था। लेकिन जब रूस और यूक्रेन का वार हुआ तो रशिया की जगह अब यूरोप को एनर्जी रिसोर्स कहीं और से लेना है। अमेरिका शुरू से चाहता है कि रशिया को हम अलग थलग कर दें, उसे कमजोर कर दें, और रशिया की सबसे बड़ी चीज थी एनर्जी, जो रिसोर्सेस थे। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया के जो यूरोपियन पार्टनर थे उन्होंने इसे कम करना शुरू कर दिया। यह बात अलग है कि वो इसे ब्लॉक नहीं कर सके, क्योंकि भारत और चीन जैसे उसे देश मिल गए जो उसकी जो ईंधन है, जो उसके तेल हैं, वो खरीदते हैं। आपको पता ही होगा कि भारत टोटल 35% जो अपनी जरूरतें हैं अब रशिया से पूरी कर रहा है। तो ये अलग थलग नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश यही है कि रशिया को अलग थलग कर दिया जाए। इसीलिए एक जमाने में जो ब्लैक सी, काला सागर को लेकर एक प्रतिद्वंदता थी, उसी तरह की प्रतिद्वंदता अब देखी जा रही है। तो ये विषय ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ता है। अमेरिका और पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि इस जगह पे हमारा प्रभाव रहे, रूस चाहता है हमारा प्रभाव रहे, और इसके पीछे का कारक है ऊर्जा सुरक्षा। साथ ही साथ एक अन्य मुद्दा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो जगह है वो जब ऐसी कोई भी क्राइसिस होती है तो नागरिकों की सुरक्षा, मतलब उसका मानवीय पक्ष भी एक दिखाई देता है कि हमें इसलिए भी इस क्राइसिस को जल्द से जल्द मिटाना होगा, क्योंकि अगर किसी भी तरह का तनाव होता है, जैसे कहा कि बम्बार्डिंग की गई, तो जो निर्दोष या नागरिक पक्ष हताहत होते हैं, ये नागरिकों की क्षति ये कोई भी सभ्य समाज माफ नहीं कर सकता। ऐसे में हम इस क्षेत्र की रेड सी क्राइसिस की अगर हम स्थिति को देखें तो रेड सी क्राइसिस का जो इंपैक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, नंबर एक, अगर हम ग्लोबल उस पर देखें और इधर भारत के पक्ष में देखें तो ऑब्वियस सी बात है, खासकर ग्लोबल में अगर यूरोप से एशिया का व्यापार देखें तो यहां पर सबसे बड़ा घाटा इस संकट के कारण यह हो रहा है, पहला कि कहा जा रहा है कि अगर केप ऑफ गुड होप से होकर जाएं, भाई वो रास्ता बंद हो गया तो दूसरे रास्ते से जाओगे, और केप ऑफ जब गुड होप से होकर जाते हैं तो माना जा रहा है कि एक यात्रा में, एक सेलिंग में 1.25 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हो जा रही है। 1.25 मिलियन डॉलर एक यात्रा में। सोचिए 10 लाख से ज्यादा जो डॉलर अगर खर्च होंगे तो ऑब्वियसली क्या प्रभाव पड़ेगा महंगाई पर। ऑब्वियसली जो समय है, दिन है, वो करीबन 12 से 14 दिन बढ़ जा रहा है। तीसरा, ऑब्वियसली जो ईंधन खपत है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर जो हमारा आंकड़ा है, जो व्यापार का आंकड़ा है, उसे इस तरह से समझना चाहिए, क्योंकि अगर अभी भारत को देखिए, अगर हम ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते से है, रेड सी आज भी यूरोप के निर्यात का लगभग 50%। आप इस आंकड़े को जरूर दिमाग में रखिए कि
अगर हम यूरोप के व्यापार की बात करें तो उसका 50% एक्सपोर्ट जो है इस रास्ते से होता है और 30% इंपोर्ट आयात भी इस रास्ते से होता है। कितना इंपॉर्टेंट है यूरोप के लिए, इतनी बड़ी इसका जो इतना महत्व रखता है ये रूट, और उसमें अगर इस रास्ते से ना जाए तो ये देखिए ये उसको घाटा होगा। और ये घाटा होना शुरू हो गया, जो मैंने शुरू में न्यूज दिखाई आपको कि इस डिप के कारण केवल जो ईयू का उदाहरण है कि 3% आयात में और 2% निर्यात में उसको घाटा लगना शुरू हो चुका है। अब इस न्यूज को देखिए, ये चूंकि अब लाल सागर संकट से गुजर रहा है, तो संकट से गुजरने के कारण यह स्थिति आ गई। और जब यह स्थिति आएगी तो ऑब्वियसली जब एक जगह की चीजें महंगी होगी, आजकल ग्लोबल इकोनॉमी है, हर व्यवस्था हर इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो कोई भी दूसरा देश ऑब्वियसली इससे प्रभावित होगा। ये बात केवल यूरोप की नहीं है। और ऐसे में होगा क्या, जब वो क्राइसिस बढ़ी तो इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनियों ने कहना शुरू कर दिया कि या तो हम प्रीमियम बढ़ा देंगे, जिन्होंने रिस्क लिया उन्होंने प्रीमियम बढ़ा दिया, और नहीं तो जो रेड सी से होके जाएगा उस पर इंश्योरेंस देने से ही मना कर दिया। क्यों कोई पंगा ले, क्यों कोई ज्यादा पैसा दे। तो अब देखिए जरा बात को, रास्ता बढ़ रहा है मतलब ईंधन ज्यादा लगेगा, दिन ज्यादा लगेगा। एक पर मैंने बताया $1.25 मिलियन की खपत ज्यादा आती है। प्रीमियम अगर उस रास्ते से आते हैं तो इंश्योरेंस वालों ने प्रीमियम बढ़ा दिया। तो कुल मिलाकर जब हमारी चीजें महंगी हो गई, महंगाई ऑब्वियस सी बढ़ने लगेगी। और सबसे जो बुरी बात है वो ये है कि पहले कोविड आया, कोविड आने के बाद रशिया यूक्रेन वार हुआ, तो और अब इस व्यवस्था ने सप्लाई चेन और ये ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित कर दिया। क्योंकि भाई कोई सूरजमुखी का तेल बनाता है, तो कोई गेहूं उगाता है, तो कोई चावल भेजता है, तो कोई चिप सेमीकंडक्टर लाता है। लेकिन इस जब रोड और इस तरह के ट्रेड या वार से जब एक ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, तो एक तरह से जो डिमांड है, जो प्रोडक्शन है, वो बाधित होने लगता है। और अगर होगा भी तो महंगाई बढ़ जाती है। ऐसे में लगातार दुनिया नए नए चैलेंजेस का सामना लगातार करती जा रही है। ग्लोबल सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब होगी और होने लगी है। दूसरा पक्ष अगर हम भारत की बात करें तो इस रूट से ऑब्वियसली लगभग भारत का आप समझ के ये चल सकते हैं कि हमारे ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा इस रास्ते से होकर जाता है। हम अगर 80% कहें तो इस आंकड़े को हाइपरबोलिक नहीं मानना है। लगभग इसी के आसपास हमारा ट्रेड होता है। और अगर हम देखें तो भारत जो निर्यात करता है इस रास्ते से, उसमें बेसिकली बासमती चावल बहुत बढ़िया हमारा एक्सपोर्ट होता है। पेट्रोकेमिकल्स, आपको आश्चर्य होगा, भारत पेट्रो प्रोडक्ट्स में न केवल आयातित देश है बल्कि अब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात भी करते हैं। वास्तविकता यह है कि हम क्रूड ऑयल तो लेते हैं, लेकिन हमारी रिफाइनरी इतनी बेहतरीन है कि उसे हम प्रसंस्कृत यहां करते हैं और रिफाइन करके फिर उन्हीं देशों को बेचते हैं। तो पेट्रोकेमिकल्स में भी है हमारा, प्लास्टिक निर्यात, हमारा मैरीन प्रोडक्ट, इन सब में हमारा बहुत बेहतरीन निर्यात होता है जो प्रभावित होगा। और इसी तरह अगर आयात की बात करें तो आयात में हम अपनी खपत के जो ईंधन जरूरतें हैं, माना जाता है लगभग 86% अपनी खपत का हम आयात पर निर्भर हैं, और उसमें से मैक्सिमम हिस्सा इस क्षेत्र से आता है। तो अब अगर इतनी सारी जरूरतें हैं, हमारे ट्रेड के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और ट्रेड ही नहीं, चूंकि गल्फ में आप देखिए कि कहा जाता है कि इंडिया के जितने अनिवासी भारतीय नागरिक पूरे विश्व में रह रहे हैं, गल्फ कंट्री में उसका लगभग 66% अकेले गल्फ में रह रहे हैं, और वो हमारे नागरिक हैं, वहां काम कर रहे हैं, वहां से रेमिटांसेस भेजते हैं। रेमिटांसेस आपको पता होगा कि पिछले 10 से 12 सालों से दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटांसेस हासिल करने वाला देश भारत है। पहले चीन होता था,
और ये रेमिटांसेस जब मिलता है तो हमारे चालू खाते का घाटा या पूरा चालू खाते को बैलेंस कर लेता है, घाटा कम करता है। और आपने इस बार न्यूज पढ़ी होगी कि 22-23 में भारत वो देश बन गया जिसने $100 बिलियन से ज्यादा रेमिटांसेज हासिल किए। रेमिटांसेज माने वो भारतीय जो दूसरे देश में काम कर रहे हैं और करते हुए अपने परिवार को पैसा भेजते हैं। तो ये सारी चीजें हमारा एक वो पक्ष भी है और हमें उन लोगों की रक्षा भी करनी है, ये भी दिमाग में रखें। तो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल के हिसाब से एक ये बात आती है, और आपको मैंने पहले ही इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल दिखाया था कि जब ये शुरुआत हो रही थी तभी ये कहा गया कि इंडिया का एक्सपोर्ट रेड सी थ्रेट के कारण $30 बिलियन डिक कर जाएगा। $30 बिलियन हो सकता है कि हमें नुकसान सहना पड़े। ये ऐसे जो भी इकोनॉमिस्ट, जो एनालिस्ट हैं, वो ऐसी बात करने लगे। लेकिन इन सबके बीच में हमें जो दो तीन चीजें देखनी है, अगर हम भारत का पक्ष देखें तो भारत का पक्ष किसी बाहर विश्व, मतलब खासकर अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपीय देशों से अलग है। वो इसलिए अलग है कि भारत को अभी तुरंत नुकसान हो जाए ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि इन सब में, जैसा ही हाउदी विद्रोहियों ने पहले ही कह दिया कि हमें तो इजरायल के जहाजों को रोकना है, और इसके इनडायरेक्टली अमेरिका और यूके को भी, के जहाजों को भी उसने डिस्टर्ब करने की बात कही। तो भारत ही किसी ध्वज लगे जहाज को भी डायरेक्ट रोका हो ऐसा तो है नहीं। दूसरी बात, हमें जो देखना है कि हाउदी विद्रोहियों के समर्थन में है ईरान, और ईरान के साथ कई मुद्दों पर है रूस। जैसे जब अमेरिका और ब्रिटेन ने हाउदी विद्रोहियों के ठिकानों पर यमन में हमला किया, तो तुरंत रूस ने कहा कि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में यह मुद्दा ले आया और बोला इसकी निंदा करनी चाहिए, इस अमेरिकी इस तरह की चीजों को रोकना चाहिए। तो ऐसे में रूस बड़ा प्रभावी है ईरान को लेकर, और रूस भारत का बेहतरीन दोस्त है। ये वही भारत है, अभी कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के बारे में कहा था कि भारत की विदेश नीति अद्वितीय है, अनोखी है। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कहा कि वो सबके साथ एक अपनी एक स्वतंत्र नीति का पालन करता है जो लगभग दुनिया के किसी देश में नहीं है। मतलब अमेरिका के साथ साथ वो रशिया से भी उतना ही महत्वपूर्ण दोस्ती बनाए हुए है। तो एक सीधा सीधा प्रत्यक्ष जो समर्थन दिया पुतिन साहब ने, उनके ये कोटेशन बताते हैं कि भारतीय हितों के रक्षक अगर ऐसी कोई क्राइसिस आई तो रशिया की मदद से वो चीजों को देख सकता है। और वैसे भी अभी कहा था कि 35% हमारी तेल जरूरतें अब हम रशिया से पूरी कर रहे हैं, तो हमारा बड़ा बेहतरीन इस रूप में पार्टनर भी है। साथ ही साथ ईरान के साथ हमारे रिश्ते बड़े नाजुक हो चले हैं। पहले ईरान और भारत के संबंध और भी बेहतरीन थे, लेकिन जब ईरान ने न्यूक्लियर पॉलिसी लाई और अमेरिका ने जब यह कहा कि ईरान छुपकर न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, और उसके बाद जब इसको प्रतिबंधित किया, तो आज स्थिति यह है कि भारत ने ईरान से ऑयल एक्सपोर्ट लगभग जीरो कर दिया है। कई मुद्दों पर हम लोग साथ रहे हैं, लेकिन आज जो स्थिति है वो ईरान के साथ उतनी बेहतरीन नहीं है। जबकि आपको पता है कि ईरान का चाबहार बंदरगाह हमारे समझौते हुए और भारत को ईरान ने अपना चाबहार बंदरगाह आधुनिकीकरण के लिए दिया, और इस चाबहार बंदरगाह के रास्ते हम अफगानिस्तान जाएंगे, अफगानिस्तान के रास्ते हम सेंट्रल एशिया जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ईरान और भारत के रिश्ते के लिए एक गेम चेंजर कहा जा रहा था चाबहार बंदरगाह। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने ग्वादर चाइना को दे रखा था, उससे बहुत बगल में ही चाबहार मिलने से एक बड़ी स्ट्रैटेजिक, आप कहिए विनिंग सिचुएशन थी भारत के लिए। तो भी ईरान भारत के मुद्दों पर इतना, मतलब अगेंस्ट नहीं है। हमारी डिप्लोमेसी ने इसे बहुत अच्छी संतुलित करके रखा है। साथ ही साथ अगर रेड सी की स्थिति को देखें तो रेड सी में सऊदी अरब, जो मैंने पोजीशन दिखाई थी, उसकी पोजीशन बड़ी मजबूत है रेड सी में। और अगर रेड सी में उसकी पोजीशन मजबूत है तो आप देख ही रहे होंगे कि भारत के साथ खासकर प्रधानमंत्री, जो अभी प्रधानमंत्री मोदी हैं,
उन्होंने सऊदी अरब के साथ बहुत ही बेहतरीन रिश्ते बनाए हैं। ये देखिए रेड सी और ये सऊदी अरब, क्या लोकेशन है, सबसे ज्यादा प्रभावी तौर पर है। तो सऊदी अरब के प्रिंस के साथ जो मुलाकातें हैं, बहुत, और खुलेआम उसे मोदी जी को ग्लोबल लीडर तक वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा। तो ये सब बातें लेकर ये दिखती हैं कि ये थ्रेट भारत के लिए डायरेक्टली इतना प्रभावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पोजीशन है दोनों गुटी और उस, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग गुटों के पक्षों की, तो उसमें भारत थोड़ा अलग और यूनिक खड़ा होता है। इसलिए थ्रेट जरूर है, लेकिन भारतीयों की चिंता, भारतीय इकोनॉमी की चिंता इतनी तेज से नहीं होनी चाहिए। यह बात अलग है कि ये भारतीय संदर्भ में इसलिए भी, जब भी इस क्षेत्र में कोई इस तरह कोलाहल की स्थिति आती है तो अजीब हो जाता है, क्योंकि भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत, चूंकि हमारे ज्यादातर लोग वहां काम करने गए हैं, अगर वहां कोई भी असुरक्षा की स्थिति आती है तो उन्हें बचाकर उन्हें लाने की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की हो जाती है। रिमिटांसेस, जैसे मैंने कहा, वो भी हैम्पर हो सकता है। और धर्म के आधार पर भी जो थोड़ा विषय राजनीति का चलता है, वहां पर अगर हम कोई भी ऐसा कदम लेते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स भी क्या होने लगती है, थोड़ी सी उग्र होने लगती है। आप इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे को इसका उदाहरण मान सकते हैं। साथ ही साथ एक मानवीय पक्ष भी है कि अगर तनाव इस तरह से बढ़ते हैं तो सबसे जो अजीब चीज है, सबसे जो एक तरह से कहें नकारात्मक चीज है, नागरिकों का मारा जाना। अगर ऐसा है तो उसको किसी भी हालात में हम स्वीकार नहीं सकते। अब इन हालातों में भारत की पोजीशन को देखते हुए, अभी एक तरफ तो अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन नामक एक ऑपरेशन की बात की, जिसमें अमेरिका के साथ सऊदी अरब और कुछ देश की इस जगह की सुरक्षा करें। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन की बात की। यह बात अलग है कि अभी कुछ देश प्रमुखता से सामने आए हैं इस जगह की सुरक्षा को लेकर, और कुछ देश अपना नाम नहीं देना चाहते। कुछ इसको ऑब्वियसली रूस और चीन जैसे देश, ईरान जैसे देश इसके विरोध में हैं, और भारत इन दोनों से अलग है। इसके साथ साथ बेसिक यहां की जो जिम्मेदारी है इस जगह को, चूंकि ये मुद्दा किसी एक क्षेत्र, किसी एक देश का नहीं है, पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल जो है कंडीशन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है यूएनओ का रोल। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ पर वैसे ही बहुत आरोप लग रहे हैं कि क्या ये केवल सफेद हाथी है। रशिया यूक्रेन वार होता है और रूस यूक्रेन वार में भी यूएनओ ऐसा ही बैठा रहा है, इजराइल हमास वार में भी ऐसा ही है, और रेड क्राइसिस जो लगभग 4 महीने से चल रही है उसमें भी हालात यही है। तो आखिर यूएनओ और खासकर इसकी सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद क्यों है भाई? आखिर समय के हिसाब से उसमें बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? हमें कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय नियमावली और एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जरूर बतानी होगी जो ऐसे मुद्दों पर सक्रियता से काम कर सके। तो एक उंगली यहां भी उठ रही है और इनको प्रोएक्टिव उसमें आना होगा। साथ ही साथ ये किसी, जैसे मैंने कहा, एक देश एक द्वीप की बात नहीं है, तो इसके लिए बहुपक्षीय प्रयास किए जाने चाहिए, और बहुपक्षीय प्रयास में जो बातचीत है, नेगोशिएशन है, उसी के द्वारा किया जा सकता है। और खासकर अमेरिका और रशिया जैसे देशों को इसमें आगे आना होगा। और यहीं पर भारत की भी एक भूमिका, ये वो भारत है जो हमेशा कहता है कि महत्वपूर्ण मसले युद्ध से नहीं बुद्ध से हल होते हैं। ये बात अलग है कि कहने के लिए लाइन अच्छी है, लेकिन यह भी सच है कि भारतीय विदेश नीति में जो यथार्थवादिता आई है, अप्रोच जिस तरह बदली है, हमारे साध्य वही हैं। हम आज भी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वैश्विक शांति की बात करते हैं, लेकिन अब हमने थोड़ी अप्रोच बदली है। ऐसे में और भारत की लीडरशिप को जब ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया है, और भारत एक ऐसा देश है जिसका रशिया और अमेरिका दोनों से बेहतर एक तरह से संबंध है, तो एक अपेक्षा है, विश्व एक उम्मीद कर रहा है कि
और एक्टिव पहल से इन देशों के बीच वार्ताओं को बढ़ाकर जल्द से जल्द इस क्राइसिस को संतुलित किया जा सके, इस क्राइसिस को समाप्त किया जा सके। क्योंकि जो समुद्र है, क्योंकि जो इस तरह के रास्ते हैं, वो किसी एक देश, किसी एक द्वीप, किसी एक महाद्वीप के नहीं होते। ये पूरे के पूरे मानवीयता के लिए, ये पूरे के पूरे वैश्विक गांव के लिए महत्व रखते हैं। अतः इन तरह के सभी प्रयासों को एक साथ जल्द से जल्द करने की जरूरत है। और चूंकि पहले कोविड 19 आ गया, कोविड 19 जैसे ही गया, रूस और यूक्रेन का वार शुरू हो गया, रूस यूक्रेन का वार शुरू हुआ, फिर इजराइल हमास शुरू हो गया, अब ये रेड सी क्राइसिस। इससे सबसे जो महत्वपूर्ण चीज, अगर हम इकोनॉमिकली बात करें, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। और अगर ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है, तो पूरी दुनिया में जो आपूर्ति श्रृंखला है, मांग और पूर्ति के नियम हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे और देश में महंगाई, हर जगह पे महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है। तो इस तरह के हालातों को देखते हुए रेड सी क्राइसिस चूंकि अभी एक कंटिन्यू है, प्रयास सामूहिक रूप से, बहुपक्षीय रूप से किए जाने की जरूरत है। लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट को इस पूरी चीजों को समझने की जरूरत है। क्योंकि रेड सी क्राइसिस, जैसे मैंने कहा कंप्लीट करते वक्त, कि रेड सी को एक तरफ हम फाइनेंशियल फैक्टर, केवल ये आर्थिक या वित्तीय मुद्दा नहीं है, इसी रेड सी क्राइसिस में दूसरा मुद्दा है पूरी ग्लोबल सिक्योरिटी का। इसी रेड सी क्राइसिस में तीसरा मुद्दा है ऊर्जा का। चौथा मुद्दा है जो मानवीय पक्ष है, लोगों की सुरक्षा का, जिंदगी का। और पांचवा पक्ष जो मैंने कहा, एक और नया आर्टिकल, एक और धमकी देखिए जो अभी अभी हाउदी विद्रोहियों ने दी है, इसको भी आपको देखना चाहिए। द हाउदीज नेक्स्ट टारगेट मे बी अंडर वाटर, cutting or damaging subsea cables could disrupt data and financial communication between Europe and Asia। कीथ जॉनसन का एक लेख है जो कहता है, आप सब जानते हैं कि आज ई नेटवर्क का जमाना है, साइबर नेटवर्क का जमाना है, और दुनिया इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी पड़ी है। और आप ये भी जानते होंगे कि ये जो कनेक्टिविटी है, वो समुद्र के नाते, फाइबर केबल इन समुद्र में, रेड सी या भूमध्य सागर, काला सागर, सब जगह ये केबल्स फैले हुए हैं। और इन्हीं केबल्स के तहत, ऑप्टिकल फाइबर के तहत हमारा ई कम्युनिकेशन होता है। और अगर किसी दिन हौथी विद्रोहियों, आतंकवादी या किसी भी कारण से अगर ये डिस्टर्ब हो गया, तो आप समझ लीजिए यूरोप और एशिया के बीच जो फाइनेंशियल डेटा है, जो फाइनेंशियल आप करस्पॉन्डेंस है, वो और साथ ही साथ कम्युनिकेशन, ये बहुत बड़ा एक तरह से नुकसान हो जाएगा। और अगला थ्रेड दिया भी इसीलिए, तो हमें इस बात को ऐसे भी देखना है कि केवल ये सुरक्षा मानवीय, जैसे मैं कह रहा था कितने मुद्दे हैं, तो एक तरफ तो फाइनेंशियल दिखता है कि ये घाटा होगा आयात को, ये होगा निर्यात को, एक भी सुरक्षा, पूरे जो भू राजनीति है, मतलब कुल मिला के सुरक्षा का मतलब है कि विश्व जो है, वैश्विक तनाव को कम किया जाए, क्योंकि वैश्विक तनाव किसी प्रकार के युद्ध की संभावना को जन्म न दे सके। ऊर्जा सुरक्षा, जैसा मैंने बता ही दिया, अमेरिका और रशिया के बीच ये वार बहुत दिनों से चल रहा है। मानवीय पक्ष लोगों की सुरक्षा है। और अभी हमने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर, मतलब कुल मिला के ई कम्युनिकेशन जो है, इस कम्युनिकेशन को किसी भी तरह से अगर डिस्टर्ब कर दिया, तो एक तरह से पूरी संचार प्रणाली यूरोप और एशिया के बीच बाधित हो जाएगी। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं इस रेड सी क्राइसिस को, और ऐसे में एक मल्टीलेटरल अप्रोच से एक सभी देशों को अपने ईगो को, अपने कुछ स्वार्थों को त्यागते हुए बैठना होगा, और यूएनओ सुरक्षा परिषद को खास कर ये दिखाना पड़ेगा कि अभी भी वो इस समय भी विश्वसनीय और प्रासंगिक बनी हुई है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक के जितने पहलू हैं आपको समझ में आए होंगे। और मेंस या प्री में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है, और जब हम इस तरह की जब भी कोई आर्टिकल पढ़ें, तो ये जरूर देखें कि इसके आसपास, जैसे मैंने कहा, कि अब आपको ये पूरा का पूरा मैप जरूर याद हो कि गल्फ ऑफ एडन, बाब अल मंदेब से होते हुए कैसे ये रेड सी में जाता है। और रेड सी, एक और बात याद रखना, 2022-23 में इजराइल ने कहा था
कि स्वेज नहर की जगह हम एक दूसरा वैकल्पिक रास्ता बनाएंगे, और एक नहर की बात की थी जिसका नाम था बेन गुरियन कैनाल। बेन गुरियन, ये देखिए, जब रेड सी से हम स्वेज के थ्रू होते हुए चले जाते हैं मेडिटेरियन में, यहीं पर गल्फ ऑफ अकाबा है। एक तो चला गया रेड सी से स्वेज नहर से जुड़ते हुए भूमध्य सागर, और दूसरा जो रास्ता है ये है अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी, और अकाबा की खाड़ी से यहीं पर इलाट नामक एक बंदरगाह है इजराइल का, जिस पर हूथियों ने हमले करके शुरुआत की थी इस रेड सी क्राइसिस की। तो यहां पर अब वो कह रहा है इजराइल कि अगर रास्ता नहीं दिया या इसी तरह की समस्या चलती रही, वो स्वेज नहर के सब्स्टिट्यूट के रूप में कहता है कि हम, ये रेड सी है, ये स्वेज कैनाल के रास्ते आप मेडिटेरियन सी जाते हो, उसने कहा हम अकाबा से अब यहां से क्या करेंगे, गाजा के बगल से, ये गाजा है, गाजा के बगल से ये एक नहर निकालेंगे जिसका नाम है बेन गुरियन, और इस रास्ते से मेडिटेरियन सी पहुंच जाएंगे। तो अब वैकल्पिक रास्तों की भी तलाश हो रही है। पुराने रास्तों की समस्या को देखते हुए अब नए रास्तों की तलाश है, और नए रास्तों की तलाश है। तो 22-23 में इजराइल ने कहा कि अकाबा, रेड सी से स्वेज कैनाल मत जाइए, आप अकाबा की खाड़ी में आइए, और वहां से बेन गुरियन नहर से हम भूमध्य सागर की ओर चले जाएंगे। तो ऐसे वैकल्पिक रास्तों की खोज ये करते रहना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये नई उम्मीदों को जन्म देता है। लेकिन आज रेड सी क्राइसिस सारी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि वो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्टर्ब की हुई है, और जब बहुत सारे उलझाव हैं वैश्विक संबंधों में, तो उन उलझावों को और बढ़ा रही है। इसलिए सबको सबसे पहले किसी भी तरह इस रेड क्राइसिस के समाधान की ओर एक बहुपक्षीय तरीके से आगे बढ़ना होगा। थैंक यू।